जो बात मैं पूछना चाह रहा था जयंत मैनकर साहब से, शिवसेना को लेकर के अब जो स्थिति बनी है, ऐसे में उद्धव को मैं जो परसेप्शन है जो कि थोड़े रिलक्टेंट से सीएम दिखे, जिस ढंग से उन्होंने जल्दी हथियार डाल दिया कि क्या ये अच्छा नहीं होता कि हाउस में जाते, वहां पता चलता कौन किसके साथ है, भले वोट नहीं होता। वाजपेयी जी को भी देखा, हाउस में गए थे, पूरा धमाकेदार भाषण दिया था, उसके बाद लास्ट में बोला कि मैं जा रहा हूं रिजाइन करने के लिए। अभी हाल में कर्नाटक में आपने येदियुरप्पा को देखा होगा कि उन्होंने भी ऐसा किया। क्या ये सही नहीं होता, फेसबुक लाइव करने के बजाय वो हाउस को फेस करते? यही तो रणनीति थी शरद पवार की, और इसी को लेकर कांग्रेस उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि ये बेहद असम्मान वाली स्थिति है, और एक तरीके से उस तरीके से वो प्रैग्मेटिक राजनीतिक, जिसे कहते हैं कि व्यवहारिकता, राजनीति की व्यवहारिकता उद्धव ठाकरे में उस तरीके से नहीं आई है शायद। और उससे बड़ा दिलचस्प मामला अब ये है कि शिवसेना का क्या होगा वो तो ठीक है, आदित्य ठाकरे का क्या होगा। दो बड़े सवाल हैं इस समय उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के सामने। ये कि अगर विप लागू कर दिया, विप जारी कर देते हैं एकनाथ शिंदे के समूह के लोग, तो फिर आदित्य ठाकरे कहां वोट करेंगे? क्या वो आदित्य ठाकरे को पार्टी से निकाल देंगे, एकनाथ शिंदे जो विधायक मंडल है उससे निकालने कर अलग रास्ता बाहर कर देंगे? दूसरा, आपने देखा होगा कि विधान परिषद का रास्ता भी साफ कर दिया है उद्धव ठाकरे ने, विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया है। जी। तो वो अब ऊपरी सदन के भी सदस्य नहीं रहेंगे। और आदित्य ठाकरे को लेकर अभी ये साफ होना बाकी है कि एकनाथ शिंदे उनके साथ क्या सलूक करते हैं, क्या उनको पार्टी से बाहर निकाला जाता है? क्योंकि आप सबको पता है, हम सबको पता है कि पार्टी पर तो कब्जा इस समय एकनाथ शिंदे का, पार्टी पर नहीं, मतलब जो विधायक मंडल है उस पर कब्जा तो एकनाथ शिंदे का है। अब ये बड़ी टेढ़ी खीर होगी कि एकनाथ शिंदे आदित्य ठाकरे को पार्टी से बाहर करते हैं, या आदित्य ठाकरे खुद इस्तीफा देते हैं विधानसभा से भी, और फिर रास्ता चुनते हैं कि वो लड़ेंगे सड़क पर और फिर उससे रास्ता बनेगा। ये बड़े पेचीदा सवाल हैं इस वक्त के, जिसको लेकर बहुत सारी उहापोह की स्थिति है। और एकनाथ शिंदे समूह के लिए भी उतने आसान नहीं होगा, क्योंकि विप तो जारी होंगे, अभी नहीं होंगे तो आने वाले वक्त में होंगे, और उन विप्स का क्या होगा? आदित्य ठाकरे अगर उनको नहीं मानते हैं तो एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब खुद एकनाथ शिंदे को नहीं पता है। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि एकनाथ शिंदे भले ही चले जाएं दादर में बाला साहब स्मारक पर, लेकिन वो जो स्मारक है जहां पर दादर में उनका स्मारक बना है, उसके ठीक सामने जो परमानेंट स्ट्रक्चर है, जो पुराने मेयर का बंगलो था, वहां पर उद्धव ठाकरे बैठते हैं। अभी भी जाते थे पहले जब वो मंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, और आने वाले वक्त में भी बैठेंगे, क्योंकि वो उसके परमानेंट ट्रस्टी हैं। उनको हटाने के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है एकनाथ शिंदे को, जो कि मुमकिन नहीं है। जो जिस तरीके से वो ट्रस्ट डिजाइन किया गया है उसमें ठाकरे परिवार तकरीबन उन्होंने निश्चित किया कि वो हमेशा रहेंगे। हमारे साथ सुनील है। सुनील, बताएं पहले तो ये कि बीजेपी के खेमे में क्या क्या चल रहा है, दूसरा एनसीपी में अभी कुछ मीटिंग्स क्यों चल रही हैं, क्यों ऐसा लगता है कि उनके और कांग्रेस के लोगों को अभी भी मीटिंगों के दौर करने चाहिए? देवेंद्र फडणवीस जो अभी विरोधी दल नेता हैं, लेकिन जल्द ही फिर से मुख्यमंत्री होने वाले हैं, उनके बंगलों के बाहर हूँ, और यहाँ पर अंदर बीजेपी के सारे नेता जो हैं बड़े, वो पहुँच चुके हैं। कोर कमेटी की बैठक यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जो प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, सीटी रवि, और इसके अलावा जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल हैं अंदर, हैं मुंबई के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा हैं, और बाकी दूसरे भी बड़े जो नेता हैं गिरीश महाजन और प्रवीण दरेकर, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है कि कब जो है कि सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव देना है और कब होना चाहिए, उन सब बातों को लेकर मंत्रणा और चर्चा हो रही है। और आगे की क्या हो सकता है, कैसे विभागों का बंटवारा भी हो सकता है, किसके हिस्से में कितना चाहिए, ये सब बातें यहाँ पर अभी फिलहाल तय हो रही हैं। और थोड़ी देर में जब मीटिंग समाप्त होगी, कोई नेता बाहर आएगा तो हमें पता चल पाएगा कि क्या बातें हुई हैं और किस तरह की रणनीति तैयार की गई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जहाँ इस खेमे में उत्साह है बीजेपी में, कल हमने देखा कि किस तरह से चंद्रकांत दादा पाटिल ने मिठाई खिलाई देवेंद्र फडणवीस के, जैसे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस खेती की कोशिश की थी। लेकिन हाँ, उनका
एनसीपी और कांग्रेस में थोड़ी सी उदासी है, थोड़ी क्या कहें हम पूरी उदासी है, क्योंकि एक तरफ वो दोनों पार्टियां चाहती थी कि इतनी आसानी से इस्तीफा नहीं देना है, आज फ्लोर टेस्ट में जाएं और वहाँ उसके बाद निर्णय ले सकते हैं। इसीलिए चंद्रकांत जो जैन पाटिल है उनका भी बयान आया, अशोक चौहान का भी बयान आया कि ये एक तरह से उनके लिए अप्रत्याशित था। तो अभी हमने जब देखा कि सुबह से कांग्रेस की मीटिंग चल रही है, उनकी बैठकों नेताओं की मंत्रियों की, तो आप जब वीडियो देखेंगे तो उसमें जो बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो वो अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो गया और अब हम क्या करेंगे। ये इस स्थिति में फिलहाल कांग्रेस है और एनसीपी के खुद शरद पवार जो है वो मीटिंग कर रहे हैं अपने से। वो क्योंकि सुबह 6 बजे ही उठ जाते हैं और सुबह 6 बजे से सक्रिय हो जाते हैं, तो लगातार मंत्रणा करते हैं और शरद पवार ऐसे हैं कि हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। हाँ, और सरकार तो अब गई है, सरकार बचाने के लिए नहीं करेंगे, लेकिन विरोधी पक्ष नेता कौन है और आगे कैसे इस बीजेपी की चुनौती का सामना किया जाएगा, इस पर मंत्रणा वगैरह हो रही है और इस पर कुछ देर में हमें पता चलेगा कि तस्वीर साफ होती नजर आएगी। जी सुनील जी, एक अपडेट है वो बता दूं कि जो सोहित ने भेजी है कि कांग्रेस की मीटिंग खत्म हो गई है और जो उन्होंने कहा है कि एनसीपी जो है उनको लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट मिलेगा और महाविकास जो अघाड़ी है वो अभी भी कायम है। ये जो है भेजा है सोहित ने। हम सोहित के पास भी जाएंगे, हमारे पास एस बालाकृष्णन साहब भी जुड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि हमारे मेहमान हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूँगा, हम इस बात की चर्चा कर रहे थे और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भी है कि अब शिवसेना की लेजिस्लेटिव पार्टी पर जिस ढंग से एकनाथ शिंदे का कब्जा हुआ है, तो फिर उसमें आदित्य ठाकरे का क्या रोल होगा। पहले सोहित के पास चलते हैं। सोहित, क्या अपडेट है आपके पास? बाबा, अगर आप देखें तो बाला साहब थोरात जो कांग्रेस लीडर है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। थोरात साहब, आज बैठक हुई है, क्या कुछ हुआ इस बैठक में, क्या कुछ फैसला लिया गया, इसके बारे में अगर आप बता सकें। लाइव चल रहे सर, अगर आप बता सकें। आज हमारी सीएल बताइए क्या कुछ हुआ आज बैठक में। कई कांग्रेस के नेता पहुंचे। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग थी, सब हमारे एमएलए थे, वो तो आने वाले थे कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, तो हमारे उनके साथ हम बैठे और आगे का प्लान किया। आज तक हम सत्ताधारी थे, अभी हम तो अपोजिशन में। सर, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन रहेगा? अशोक सर, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन रहेगा, क्या इस पर चर्चा हुई? रूल्स के मुताबिक फाइनलाइज करना पड़ेगा ना, जो असेंबली के रूल्स है उसके हिसाब से फैसला करना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है सर कि क्या जो उद्धव ठाकरे गुट के जो शिवसेना के विधायक मौजूद बचे हुए हैं वो अभी आप लोगों के साथ रहेंगे, एमवीए बरकरार रहेगी कि एमवीए अब नहीं रहेगी? हमारी तरफ से तो एमवीए बरकरार है, जहाँ तक सवाल शिवसेना का उनको फैसला करना है। अच्छा, एनसीपी के बारे में क्या कोई खबर अभी तक है क्या? उनसे आप लोग भी बातचीत करने वाले? हमारी तरफ से तो एमवीए बरकरार रखने का ही हमारी भूमिका है। अच्छा, और आज और क्या कुछ रणनीति सर बनाई गई है जो सरकार अभी तो असेंबली चलने वाली 18 तारीख से उसके बारे में विचार विमर्श हुआ है, किस तरीके से असेंबली में सामने जाना है, किन विषय पे चर्चा करना है, इसके बारे में चर्चा हुई। ये कहा जा रहा है कि औरंगाबाद का नाम जो संभाजी नगर रखा गया है उसे लेकर विरोध प्रदर्शन। देखिए, ये कैबिनेट का फैसला है, तो इतना ही कहना है। कैबिनेट डिसीजन होने के बाद में मैं उसको करना उचित नहीं समझता। कांग्रेस इसका समर्थन कर रही थी। मैंने कहा ना, ये डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। बाबा अशोक चौहान साहब ने बात की, अभी वापस जा रहे हैं, जो संभाजी नगर नाम दिया गया है औरंगाबाद को लेकर, उसे क्या कहना है? तो बाला साहब थोड़ा फिलहाल बाबा बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो मीटिंग्स की जाती है। अशोक चौहान एक बार फिर से मीडिया के सामने आ रहे हैं, हमसे उन्होंने बात कर ली है, लेकिन और लोग भी उनसे बात कर रहे हैं, तो हम उन्हें बीच में ला रहे हैं। बाबा, कोशिश होगी सुनने की कि वो क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ नया कह रहे हैं। सर, संभाजी नगर को लेकर कांग्रेस में काफी विवाद हो रहा है। 18 तारखेपासून विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरू होणार आहे आणि त्या अधिवेशनाच्या संदर्भामध्ये विरोधी पक्ष या नात्याने काँग्रेसची भूमिका, सभागृहातला विषय आणि जी काही समन्वय महाविकास आघाडीमध्ये राहिलं पाहिजे या संदर्भामध्ये या ठिकाणी चर्चा झालेलीच आहे। संभाजीनगर को लेकर काफी विवाद है। औरंगाबाद के एक आपके अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया। विधिमंडळामध्ये काही नियम आहेत, काही कामकाजाची पद्धती आहेत, जे नियमानुसार आहे त्याप्रमाणे होईल। सर, बैठकीत काय चर्चा झाली? महाविकास आघाडीची काय दिशा असेल आता पुढे? महाविकास आघाडी अस्तित्वात निश्चितच आहे। आम्ही पूर्णपणे महाविकास आघाडीचे घटक यांना ते काम करणार आहोत।
उर्वरित विषय समन्वयातून माजी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे असतील, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार असतील, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र मिळून पुढची रणनीती ठरवेल. आज जी चर्चा झालेली आहे त्या अनुषंगाने काँग्रेसची भूमिका आम्ही त्या देखिए अभी जो काँग्रेस विधिमंडळ पक्षामध्ये जी चर्चा झालेली आहे त्या संदर्भात आम्ही उद्धवजी ठाकरे यांना भेटणार आहोत आणि त्याचबरोबर आम्ही त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी राहिलो आहोत आणि त्यामुळे त्यांना आगामी काळात शुभेच्छा देण्याचा जाणार आहोत. भेटल्यावर बोलू आम्ही त्यांची. तो एक अहम चीज जो कही गई है इसमें कि अभी उद्धव ठाकरे से भी कांग्रेस के नेता जाकर मिलेंगे और जो इन्होंने आज बातचीत की है वो उन्हें बताएंगे. अभिषेक जी सही में, और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं और जो भी आज फैसला लिया गया है वो बताएंगे. साथ ही साथ बाला साहब थोरात और अशोक चव्हाण से हमने बात की. उन्होंने कहा हम तो चाहते हैं एमवीए बनी रहे, एनसीपी से भी हम बात करेंगे, शिवसेना से भी बात करेंगे, लेकिन उन्हें भी अपनी भूमिका लेनी होगी. तो उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे. जो मेरे सूत्र हैं और उन्होंने ये भी बताया कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, अगर आप देखें वो फ्लैशेस भी मैंने भेजा हुआ है, वो एनसीपी के पास जा रहा है क्योंकि कायदे से अब सबसे ज़्यादा नंबर विपक्ष में उनके पास है. शिवसेना के पास 15 से 16 विधायक ही बचे हुए हैं, कांग्रेस के पास 44 बचे हुए हैं. मैंने एक बार फिर से पूछा कि जिस तरह से औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा गया है उसे लेकर के आप लोगों में कोई परेशानी थी, क्योंकि कांग्रेस इसका पहले से विरोध कर रही थी. उस पर इन्होंने कहा क्योंकि ये कैबिनेट का फैसला था तो इस पर अभी कुछ भी कहना सही नहीं रहेगा. तो कांग्रेस की ओर से कोई भी एक जवाब देने से फिलहाल वो बचते हुए नजर आ रहे हैं, कम से कम औरंगाबाद के मुद्दे पर. लेकिन अभी ये बैठक खत्म हुई है और कुछ समय में वो उद्धव ठाकरे जो अभी केयर टेकिंग मुख्यमंत्री हैं अभी फिलहाल महाराष्ट्र के, उनसे वो मिलने वाले हैं. जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और हमारे साथ दो मेहमान भी हैं, एस बालाकृष्णन साहब है, जयंत मैनकर हैं. बालाकृष्णन साहब, आपसे मैं ये पूछ रहा था उस वक्त शिवसेना के बारे में. अब जो लेजिस्लेटिव पार्टी का हाल है, अभिषेक कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि आदित्य ठाकरे का क्या होगा, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे उन्होंने विधान परिषद से भी रिजाइन कर दिया. तो क्या शिवसेना के लिए क्या चुनौती देखते हैं आप? शिवसेना का जो फ्यूचर जो है बहुत ही बुरा है. और जबकि उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद से राजीनामा दिया है तो उसने कल संकेत दिया कि वो संगठन के ऊपर ज्यादा जोर देंगे. अभी शिवसेना के सामने एक ही सवाल है कि मुंबई म्युनिसिपल मनपा जो है उसका जो चुनाव अभी आने वाला है 2-3 महीने में आने वाला है उसके ऊपर फोकस करेंगे वो, क्योंकि शिवसेना का जो शुरुआत जो है वो मुंबई मनपा से ही शुरू हुआ. तो वो चाहेंगे कि अगर वहां से भी बीजेपी उसको खत्म करते हैं तो शिवसेना का अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा. तो उद्धव ठाकरे और उनकी टीम जो है अनिल परब और जितने भी लोग के साथ में मिलकर उनका एक रणनीति बनाने के तुले हुए हैं कि किस ढंग से बीएमसी को उनको कैप्चर करना है. तो वार्ड लेवल पे बूथ लेवल पे काम अभी 1-2 दिन में शुरू होगा. वहां पे उनका फोकस बीएमसी चुनाव में है, ना कि कौन लेजिस्लेटिव पार्टी है जो भी है, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी खेल खत्म हो गया. उनका कुछ नहीं रहा है, महाराष्ट्र असेंबली में कुछ नहीं रहा है. इतनी बेइज्जती हुई है उनका व्यक्तिगत तौर पे और पार्टी के लेवल पे भी. अभी उनका पूरा फोकस बीएमसी इलेक्शन. तो अब अभी देखते हैं क्या उनके सामने क्या करना है. लेकिन एक चीज तो जरूरी है कि उद्धव ठाकरे ने बाल ठाकरे का एक अहम भूमिका था कि कोई ठाकरे खानदान का व्यक्ति जो है वो सत्ता में नहीं बैठेगा. उस जो भूमिका से हटकर वो खुद मुख्यमंत्री बने, अपने बेटे को मंत्री बनाया, जिसके वजह से जितना भी एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा शिवसेना को. तो मुझे नहीं लगता है कि अभी दूसरा सत्ता के पीछे लगेंगे, वैसे भी कुछ है ही नहीं उनके पास, लेकिन ज्यादा देंगे संगठन के ऊपर, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे अगर संगठन को भी कैप्चर करता है तो इनके पास बचा कुचा कुछ नहीं रहेगा. इसके लिए वो संगठन. एक बात जो देखने में आई है सर वो ये थी कि शिवसेना में कोई पहली बार इस तरह की फूट नहीं पड़ी है. हमने देखा था कि छगन भुजबल हो, नारायण राणे हो, राज ठाकरे हो, ये सब जो है वो शिवसेना से अलग हुए. हालांकि उसमें से छगन भुजबल ने वापसी भी की, लेकिन फिर भी जो घाव इस बार एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को दिया है, लगता नहीं कि इससे पहले भूतकाल में कभी इस तरह का गहरा जख्म शिवसेना को लगा हो. तो ये जो झटका लगा है, आपको क्या लगता है कि इससे उबरने के लिए उद्धव के पास क्या विकल्प रहेंगे? देखिए, प्रॉब्लम उद्धव का है वो
वो खुद सियासत में नहीं आना चाहता था और बाल ठाकरे खुद नहीं चाहता थे कि उनका बेटा उद्धव ठाकरे अपना उनका पॉलिटिकल वारिस बने। बाल ठाकरे के मन में राज ठाकरे के लिए उनके मन में जगह था। वो चाहता था कि राज ठाकरे उसके बाद जो पॉलिटिकल जो उनका जो लेगेसी जो है उसको आगे ले जाए। इसके लिए उसने भारतीय विद्यार्थी सेना जो है उसका अध्यक्ष राज ठाकरे को बनाया और राज ठाकरे बहुत अच्छे ढंग से विद्यार्थी संगठन को बहुत मजबूत किया था। मुंबई, पुणे, ठाणे अलग। लेकिन अचानक जब भी कुछ करीबी लोग हैं इनके उद्धव ठाकरे को, उनको लगा कि अगर राज ठाकरे को इतना प्रोत्साहन मिलेगा तो उद्धव ठाकरे को कल कुछ कोई नहीं पूछा। इसके लिए जबरदस्ती उनको धक्का मार के उनको सियासत में उनको ले आया है और फिर बाद में वो खुद मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता था जी। उसने ओपन इसके बारे में बयान दिया है। मुझे शरद पवार और सोनिया गांधी ने कहा इसके लिए मैं मुख्यमंत्री बना, यानी एक रिलक्टेंट चीफ मिनिस्टर सा उनका इमेज आया है। उनका कोई मुख्यमंत्री बनने के पहले कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं था और उसने खुद में पहली बार विधान भवन देख रहा हूं मैं। तो ये क्या आप देखें कितनी देखिए हास्यास्पद चीज है। एक मुख्यमंत्री बनने वाले और व्यक्ति कहते मैं पहले बार विधान भवन में मैं एंट्री कर रहा हूँ। तो एक पॉलिटिकल जो सेंस होना चाहिए, पॉलिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, वो उद्धव ठाकरे में नहीं है। तो एक बहुत बड़ा हैंडीकैप है। आपकी बात सही है सर, आपकी बात सही है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने तो पहली बार विधानसभा में गए, जब प्रधानमंत्री बने तो पहली बार लोकसभा में आए। एक ब्रेक लेते हैं, हम ये चर्चा जारी रहेंगे। हमारे साथ जयंत मैनकर साहब भी जुड़ गए। तो महाराष्ट्र में अब जल्दी ही फडणवीस सरकार बनेगी। हालांकि अभी इसमें कुछ समय लग सकता है क्योंकि बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है। एकनाथ शिंदे ने उन खबरों को गलत बताया जिसमें जो भावी मंत्रिमंडल है उसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि फडणवीस मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे, पहले वो शपथ लेंगे, उसके बाद एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह होगा। इन तमाम अटकलों को एकनाथ शिंदे ने खारिज कर दिया है। सूत्रों ने बताया है कि अब से कुछ देर बाद वो अकेले ही गोवा से मुंबई पहुंचने वाले हैं और वहां पर वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। अभिषेक, एक दिलचस्प बात जो सामने आई है वो ये है कि बीजेपी इस बार बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं है। जिस तरह से पिछली बार हमने देखा था कि मुंह की खाई थी जयंत पाटिल को, जिस तरह से बनाया गया था उप मुख्यमंत्री और सरकार बनाई थी, अजित पवार के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। उसके बाद अब लग रहा है कि बीजेपी कोई भी जोखिम मोल नहीं लेना चाहती, हर चीज ठोक बजा करके पक्का कर लेना चाहती, उसके बाद ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। बिल्कुल, और वो ये चाहेंगे कि जो एकनाथ शिंदे समूह की जो मुश्किल है अखिलेश, वो ये है कि जैन जी भी इस पे बताएंगे क्योंकि वो शिवसेना की बात कर रहे थे तो उस पर भी चलेंगे कि एकनाथ शिंदे की मुश्किल तो इस समय ये है कि उनके पास यूडी रहेगा या नहीं रहेगा। बीजेपी इस डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ेगी, अर्बन डेवलपमेंट यानी नगरीय विकास जो विभाग है उसको तो नहीं छोड़ने वाली है। तो मलाईदार डिपार्टमेंट एकनाथ शिंदे के पास रहेगा या नहीं रहेगा, ये बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि उनके 5-6 मंत्री इस सरकार के पहले ही उनके पास गए हैं, तो वो अपना मंत्रालय छोड़ेंगे क्या वो लोग, क्योंकि वो लोग तो पहले यहाँ पे भी मंत्री थे, तो वो एकनाथ शिंदे के साथ जाने के बाद भी मंत्री बने रहना चाहेंगे और जो पहले से बेहतर पोर्टफोलियो चाहेंगे। तो वो एक मुश्किल एकनाथ शिंदे के सामने होगी। जो बंटवारा है वो इंडिपेंडेंट को भी देना होगा, क्योंकि एकनाथ समूह के जाने के बाद भी जो नंबर्स हैं वो थोड़े बहुत कम पड़ सकते हैं। बहुत ही एज वाली सरकार नहीं चला सकते हैं, बहुत ही ऐसी तरह सरकार नहीं चलाना चाहेंगे इस समय देवेंद्र फडणवीस की, जिसपे हमेशा तलवार लटकती रहे। हमारे साथ जैन जी भी है। जैन जी, आप बता रहे थे कि शिवसेना की मुश्किलें भी हैं। शिवसेना के सामने जो बड़ी मुश्किल है वो ये कि आदित्य ठाकरे का क्या होगा, उनके ऊपर विप लागू अगर करवा दिया एकनाथ शिंदे ने तो उन्हें तो इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि वो कहाँ वोट देंगे अगर एकनाथ शिंदे विप जारी करवा देते हैं। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि अगर अभी ये 39 है तो ये 16 के ऊपर व्हिप लागू होगा क्या कि इनको मर्जर माना जाएगा। लेकिन इसके भी पहले कॉन्स्टिट्यूशन में एक और बात आती है कि ये 2/3 ग्रुप को, यानी ये 39 लेजिस्लेचर्स को किसी पार्टी के साथ मर्ज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ। तो अगर ये माना जाए तो क्या ये बीजेपी में मर्ज होंगे, जो उनके लिए सेफेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन है,
या फिर बीच में जो मीडिया में बातें चल रही थी उस प्रकार से वो एमएनएस जाएंगे? जाएंगे उनके लिए बेस्ट और सेफेस्ट ऑप्शन इज टू मर्ज विथ बीजेपी, और वो वही करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ ये ग्रुप को कहीं ना कहीं मर्ज होना पड़ेगा, ये बात। अच्छा, दूसरी बात, 2/3 को मर्जर माना जाएगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द 16 से क्या होगा? आपका सवाल वही है जिसकी वजह से क्या आदित्य ठाकरे भी ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? दिस इज फॉर द स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, वो डिसाइड करेंगे। या तो ये माना जाए कि ये शिवसेना मर्ज हो रही है लेकिन ये 16 के 16 जैसे के है वैसे ही रहेंगे, ये माना जाए, तो ये सब कुछ डिसाइड होगा। ये अभी तो आज सेशन नहीं होता, नहीं तो आज ये हो जाएगा। जब भी कभी अभी सेशन होगा उस वक्त स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। लेकिन जयंत जी, सबसे पहले क्या ये लोग ये नहीं चाहेंगे नई सरकार में कि सबसे पहले जो स्पीकर का मामला है उसको सुलझा लिया जाए, क्योंकि स्पीकर का पद खाली है, इसलिए स्पीकर का चुनाव पहले करा लिया जाए और उसके बाद फिर बाकी सारी चीजें अपने आप होती जाएंगी? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि सबसे पहले स्पीकर की चयन हो जाएगा, उसके लिए बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, और बीजेपी के फॉर्मर स्पीकर थे हरिभाऊ बागड़े, हो सकता है उनको ही रिनॉमिनेट किया जाएगा क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है, या फिर कोई नया भी आ सकता है। तो पहले वो स्पीकर का चयन करेंगे, उसके बाद क्योंकि डिप्यूटी स्पीकर जो है वो एनसीपी के है, हो सकता है उनके ऊपर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो ऑलरेडी पेंडिंग है वो भी किया जाएगा, या तो फिर वो रिजाइन करेंगे, यानी डिप्यूटी स्पीकर भी वो अपने पास ही रखेंगे। और स्पीकर के हाथ से जो आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया कि क्या आदित्य ठाकरे को डिस्क्वालीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ तो 2/3 हो गए और वो मर्जर जब हो जाएगा तब रिमेनिंग 16 का क्या होगा, जिनमें अभी के उनके ग्रुप लीडर अजय चौधरी, आदित्य ठाकरे सब लोग आते हैं, उनका क्या होगा? तो ये डिपेंड करेगा नए जो स्पीकर आएंगे उसके ऊपर, और वो आने के बाद ही ये पूरी बाजी पलट जाएगी। वैसे अभिषेक, एक चीज है जो बात कह रहे हैं जयंत जी, ये नॉर्थ ईस्ट में ये समस्या नहीं आती क्योंकि वहां पर जो डिफेक्शन होता है वहां पर पूरा का पूरा पार्टी की पार्टी जाकर के दूसरी पार्टी में चली जाती, तो वहां पर इस तरह का ब्रेकअप स्प्लिट नहीं होता। शायद वहां पर जैसे अरुणाचल प्रदेश की बात करें या अन्य राज्यों में इस तरह से होता है कि पूरी पार्टी ही दूसरी पार्टी में मर्ज कर जाती, तो वहां पर ये एंटी डिफेक्शन का सवाल नहीं आता है। लेकिन इससे एक फायदा बीजेपी जरूर इसमें अपना देख रही होगी अभिषेक, कि अगर ये जो बागी विधायक हैं जो अलग हुए हैं 39 विधायक, अगर ये बीजेपी में मर्ज करते हैं तो ये इससे बीजेपी का फायदा ये रहेगा कि ये फिर पार्टी की जो विप है ये इन सबके ऊपर लागू होगी, और जो भी डील होती है मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर के वो उन सबको माननी पड़ेगी बाद में आगे चलकर, और पार्टी की जो विप है वो इन पर लागू होगी। तो शायद इसमें बीजेपी अपना जरूर एक फायदा देख रही होगी। अभिषेक, एक और जो ब्रेक पे जाने से पहले जो बड़ा सवाल है जिसको बारे में बाला से भी बात करेंगे, वो ये है कि शहर, मुंबई शहर के विधायक शिवसेना में हैं, यानी कि वो आदित्य ठाकरे और उद्धव के साथ है ज्यादातर, तो शहर अभी बाहर नहीं है, मुंबई शहर अभी भी कब्जे में है उद्धव ठाकरे के, तो इसके क्या मायने हैं और बीएमसी में इसका क्या असर हो सकता है, बताएंगे ब्रेक के बाद।